आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण। ठीक है, और ये हमारे गुप्त डायनेस्टी का एक अंतिम कड़ी है, अंतिम कड़ी वाला वीडियो है। ठीक है ना, उसके अंतर्गत आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। चलते हैं। देखिए, थोड़ी सी भूमिका फिर से गुप्त साम्राज्य को लेकर के। देखिए, मौर्य वंश के बाद जब उसका पतन हुआ तो भारत की राजनीतिक एकता को कौन स्थापित करता है? गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश की नींव जो है 3वीं शताब्दी के चौथे दशक में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा कौशाम्बी में रखा गया। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था। कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पुष्पपुर बनाई जाती है और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। लेकिन समुद्रगुप्त ने इसके साम्राज्य को और अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इस राजवंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, अस्कतगुप्त, विक्रमादित्य प्रमुख हैं। देखिए, ये इन राजवंश के जो शासक हैं वो वैष्णव धर्मावलंबी थे। यही कारण था कि इनका राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। किंतु कुछ शासक शैव, जैन, बौद्ध धर्म को भी मानते थे और इन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न माना जाता है, जो कि धार्मिक गुप्त से संबंधित थे। 2 शताब्दियों तक निरंतर उत्थान के बाद शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य इस का साम्राज्य था। ठीक है ना। कहते हैं कि इस वंश के अंतिम महान शासक अस्कंदगुप्त 467 ईस्वी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे यह गुप्त साम्राज्य था पतन की दिशा में तेजी से उन्मुख हुआ और जो साम्राज्य 319 ईस्वी से चला वो 550 ईस्वी तक जाते जाते क्या हो गया? नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो यद्यपि अस्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किसी न किसी रूप में 550 ईस्वी तक मगध पर अधिकार रखने में सफलता प्राप्त की, परंतु इसके पश्चात भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण युग का दावेदार गुप्त साम्राज्य सदा के लिए खत्म हो गया। अब गुप्त साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों ने इस दिशा में योगदान दिया था। वो क्या है, जरा उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला, सामान्य तौर पे इस साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। पहला क्या है? अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या है कि देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण यह था कि अस्कंदगुप्त के बाद शासन करने वाले राजाओं में वो योग्यता और कुशलता नहीं थी। ठीक है ना, ये पहला वाला पॉइंट हम बोल रहे हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करें शुरू से, तो समुद्रगुप्त और उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था वो संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की आकांक्षा रखते थे। कुमारगुप्त भी इतना योग्य था कि वो विशाल साम्राज्य को बचाए रख सका था। अस्कंदगुप्त भी वीर और पराक्रमी था, जिसने पुष्यमित्रों, हुड़ जैसे भयानक शत्रुओं को परास्त किया, परंतु उसके बाद के गुप्त राजाओं में वो वीरता और कुशलता दिखाई नहीं दी। और बाद में देखते हैं कि गुप्त राजाओं में आपसी वैमनस्य और विद्वेष भाव भी दिखाई पड़ता है। कुछ राजकुमारों ने तो विभिन्न भागों में अपनी स्वतंत्र सत्ता भी कायम कर ली और तत्कालीन विशुद्ध राजनीतिक वातावरण सम्राट की वीरता, पराक्रम, कार्यकुशलता की अपेक्षा करता था। ठीक है ना। और बाद के शासकों में जो थे, इन गुणों का क्या है? अभाव था। तो ये आप देखोगे बाद के समय में देखते होगे कि वैन्यगुप्त जो है वो बांग्लादेश या पूर्वी बंगाल के क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में शासन कर रहा है वैन्यगुप्त, जबकि मगध के क्षेत्रों में और कौशाम्बी वाला एरिया जो है वो है नरसिंहगुप्त बालादित्य संभाल रहा था। और आप देखते हो उसके पूर्व जो है भानुगुप्त का जो शासन है वो दिखाई पड़ रहा है कहाँ पर? आपके एरण के क्षेत्र में। तो ये जो पूरा राज्य था अलग अलग राजाओं के द्वारा बट चुका था और धीरे धीरे अब उनमें वो बात नहीं रही, न उनमें वो सैन्य संगठन रह गया जिससे वो विजय हासिल कर पाए। और यही कारण था कि मिहिर कुल बड़े ही आसानी से नरसिंहगुप्त को पराजित कर देता है। बाद में अगर उसके सामंत लोग उसका साथ न दिए होते तो शायद वह गुप्त साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका होता और हुड़ों का आधिपत्य स्थापित हो चुका होता। अब अगली बात करते हैं शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप। देखिए, ऐसा है कि समय के साथ साम्राज्य का जो था विघटन असंभावित था। गुप्त प्रशासन का स्वरूप संघात्मक था। साम्राज्य में अनेक सामंती इकाइयां विद्यमान थीं। गुप्त काल के सामंतों में जो प्रमुख थे वो थे मौखरी, ठीक है ना, परवर्ती गुप्त, इसके अलावा उत्तरगुप्त, वही उत्तरगुप्त को ही परवर्ती गुप्त कहते हैं, परिव्राजक, ठीक है ना, सनकानिक, वर्मन,
ठीक है ना, और मैत्रक, ये उनके क्या थे, ये लोग उनके सामंत शासक थे, ठीक है। और इन वंशों के शासक महाराज शब्द की उपाधि धारण करते थे। स्थानीय राजाओं और गणराज्यों को स्वतंत्रता दी गई थी। गुप्त शासक अनेक छोटे छोटे क्या है, शासक जो है अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था, जो, ठीक है ना, यानी जो गुप्त शासक था उसके अधीन कई छोटे छोटे राजा थे, उनके वो राजा माने जाते थे। तो सामंत और प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त स्वतंत्रता का अनुभव करते थे, और कालांतर में यही सामंती व्यवस्था में गुप्त साम्राज्य की स्थिरता के लिए अभिशाप साबित हुई, ठीक है ना। जब तक केंद्रीय शासक शक्तिशाली रहे तब तक तो ये दबे रहे, लेकिन जैसे केंद्रीय शक्ति निर्बल हो गई, कब, हूणों के आक्रमण के समय में, तब इन अधीन राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, जिसके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इसी में से एक शासक कौन था, यशोधर्मन था। इसी का पिता था प्रकाश धर्मा, और यशोधर्मा खुद अपने आप को गुप्तों का क्या मानता है, सामंत मानता था, ठीक है ना। उसके वंशोल्लेख से इसकी पुष्टि होती है। अब देखो अगला पॉइंट है उच्च पदों पर का आनुवंशिक होना, ठीक है। गुप्त प्रशासन में सभी ऊंचे ऊंचे पद वंशानुगत हो गए। देखिए जैसे बात करें हरिशेन की, हरिशेन किसके समय का था, समुद्रगुप्त के समय में था, ठीक है ना। ये महादंड नायक था, महासंधि विग्रही था। इसका पिता भी ध्रुवभूति इसी पद पर कार्य कर चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव जो थे वीरसेन, ये हरिशेन का ही पुत्र था, वह भी आनुवंशिक रूप से अपने पद का उपभोग कर रहा था। अब कर्मदंडा लेख से पता चलता है कुमारगुप्त का एक मंत्री पृथ्वीसेन था, वो भी अपने पिता के बाद इसी पद पर नियुक्त हुआ, और उसका भी पिता कौन है, वीरसेन था। तो देखो ध्रुवभूति, हरिशेन, है ना, इसके बाद वीरसेन, पृथ्वीसेन, ऐसा लग रहा है कि एक वंशानुगत क्रम पाया जाता है। जरूरी नहीं कि जो पिता है उसका पुत्र भी उतना ही शक्तिशाली हो या समझदार हो, ठीक है ना। तो पुंड्रवर्धन भुक्ति में भी दत्त परिवार आनुवंशिक रूप से शासन कर रहा था। तो ऐसी व्यवस्था के फलस्वरूप अयोग्य व्यक्ति भी इस पद पर बैठ जाता था, और कभी कभी तो ये होता था कि इसकी वजह से शासन तंत्र में शिथिलता आ जाती थी, और ऐसे पदाधिकारियों की सफलता पूरी तरह से सम्राट पर निर्भर करती थी। तो इस प्रकार से देखें तो ऐसे समय में ये अगर वो ज़्यादा ये जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं ताकतवर हो जाएं तो वो राजा के पद को अस्थिर कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि कमज़ोर हो जाएं तो साम्राज्य का नुकसान होना तय है, क्योंकि अयोग्य लोगों के द्वारा साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। अब हम चौथी बात करेंगे प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार की। देखिए ऐसे समय में जब गुप्त प्रशासन निर्बल व्यक्तियों के हाथ में था, तब पदाधिकारी भी अवश्य ही राज्य की एकता और स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुए होंगे। गुप्त युग में प्रांतीय शासकों और सामंतों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये अपने अपने प्रदेशों में सम्राट के समान ही सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे। वे महाराज की उपाधि धारण करते हैं, और सामंतों को सेना रखने का अधिकार था। ये अपने अधिकार क्षेत्र की जनता से कर भी वसूलते थे, ठीक है ना। कहते थे कि यहाँ पर अग्रहार दान की प्रथा भी प्रचलित थी। इसके अनुसार सम्राट ब्राह्मणों को भूमि दान देता था, और इस प्रकार की भूमि से संबंधित समस्त अधिकार दानग्राही व्यक्ति को मिल जाते थे। तो ऐसी भूमि पर स्थित समस्त चारागाह, खान, निधियाँ, विष्टि आदि के ऊपर उसका अधिकार हो जाता था। तो इस प्रकार से देखें तो जो ये प्रांतीय शासकों के जो विशेषाधिकार थे, है ना, वो कहीं न कहीं गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण बने। अब अगर हम बात करें, एक और हेडिंग है अग्रहार व्यवस्था, ठीक है ना। तो देखो बड़े पैमाने पर अग्रहार दिए जा रहे थे ब्राह्मणों को। तो जाहिर सी बात है कि जब अग्रहार दिए जाएंगे या ब्रह्म दे दिए जाएंगे मंदिरों के लिए या शिक्षा के लिए, यहाँ तक कि आपको पता होगा कि नालंदा महाविहार के लिए करीब 400 गाँव की भूमि दान कर दी गई थी। तो अब इतना बड़े पैमाने पर जो राजस्व राजा को प्राप्त होता था, अब वो किसी शिक्षा को प्राप्त होगा तो कहीं न कहीं राजा के कोष पर तो असर पड़ेगा, उसकी सेना पे असर पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर ये जो अग्रहार भूमि दान की गई, उससे क्या हो गई कि राजस्व में कमी आने लगी। तो आर्थिक तौर पे यह जो विकृति आई, उसका राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये साम्राज्य के लिए घातक हुई, क्योंकि एक तरफ राज्य की आय कम हुई, दूसरी तरफ दानग्राही व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के सार्वभौम व्यक्ति बन बैठे, ठीक है ना। यहाँ तक कि प्रांतीय पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं राज्यपाल ही किया करता था, और वो सम्राट से परामर्श भी नहीं लेता था। क्योंकि आप देख सकते हो ना कि गुजरात प्रांत के राज्यपाल प्रणदत्त ने प्रपुत्र चक्रपालित को गिरनार नगर का नगरपाल नियुक्त किया था। यहाँ पर
स्कंदगुप्त की बात नहीं आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखें तो बाह्य आक्रमण की बात करते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन में बाह्य आक्रमणों का भी बड़ा विशेष हाथ रहा है। ऐसे आक्रमणों में हूणों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुप्त शासकों का हूण संकट की ओर दृष्टिकोण बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं रहा। स्कंदगुप्त ने यद्यपि हूणों को परास्त किया था, फिर भी सिंधु घाटी को जीत करके उत्तर पश्चिमी को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया और उसने केवल हूण संकट को कुछ समय के लिए टाल दिया। बार बार हूणों का आक्रमण होने के बावजूद भी गुप्त शासकों ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई और अंत में गुप्त साम्राज्य में हूणों की घुसपैठ शुरू हो गई। और एरण अभिलेख से पता चलता है कि हूण नरेश तोरमाड़ ने 500 ईस्वी के बाद इस प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। और जो वहाँ का राजपाल था मातृ विष्णु, वो पराजित हो गया और उसका जो छोटा भाई था धन विष्णु ने तोरमाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। और बाद में तोरमाड़ के पुत्र बिहिरकुल के काल में हूणों की शक्ति और बढ़ गई। कहते हैं कि उसने नरसिंहगुप्त बारादित्य पर आक्रमण किया और उसको पराजित किया था। अब बाद में वो बंदी बना लिया गया था, अलग बात है, लेकिन नरसिंहगुप्त ने घोर अदूरदर्शिता का परिचय दिया और अपनी माता के कहने पर आकर के ऐसे भयंकर शत्रु को मुक्त कर दिया था। तो कहीं न कहीं हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को बहुत बड़ा धक्का लगा, ठीक है ना। अब अगला बात करेंगे बौद्ध धर्म का प्रभाव की। देखो, ऐसा है कि प्रारंभिक गुप्त देश केवल वैष्णव धर्मावलंबी थे, चक्रवर्ती सम्राट के बनने की आकांक्षा रखते थे। तो समुद्रगुप्त का आदर्श वाक्य जो धरणबंध था, उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श कृत पृथ्वी जय था। परंतु कुमारगुप्त प्रथम के समय में गुप्त परिवार बौद्ध धर्म की छाप पड़ने लगी। इस धर्म का परिणाम यह निकला कि गुप्त शासक पृथ्वी विजय के स्थान पर पुण्यार्जन की चिंता में लग गए, ठीक है ना, और अपने राज्य को चैत्य विहारों से सजाने में लग गए। इससे उनकी युद्ध प्रियता जाती रही, क्योंकि जब 6वीं शताब्दी में हूण आक्रमण हुआ और आंतरिक कलह हुआ, तो आप देखते हो कि गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बढ़ गया, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त और नरसिंहगुप्त के रूप में, ठीक है ना। और इससे गुप्त साम्राज्य की स्थिति डावाडोल हो गई। तो ऐसे समय में शक्तिशाली सेना, सुदृढ़ शासन की महती आवश्यकता थी, लेकिन बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त जैसे राजा बौद्ध धर्म के प्रभाव में डूब गए। और वेनसाग हमें बताता कि जिसमें हूण नरेश बिहिरकुल ने बालादित्य के ऊपर आक्रमण किया, उसने बिना युद्ध किए अपना राज्य छोड़ दिया था, किंतु फिर भी जब उसके सैनिकों ने हूण नरेश को पराजित कर बंदी बना लिया, तब नरसिंहगुप्त ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के बिहिरकुल को छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं बौद्धों की अहिंसा नीति ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कुंठित किया, जिसका विनाशकारी परिणाम हमको साम्राज्य के पतन के रूप में सामने आता है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से बौद्ध संस्थाओं, बिहारों को अत्यधिक दान दिए जाने लगे, फलस्वरूप राजकोष भी रिक्त हुआ। अब अगला एक हेडिंग ये भी पढ़ सकता है, नई नई शक्तियों का उदय होना, जैसे थानेश्वर में उवर्धन, कन्नौज में मौखरी, कामरूप में वर्मन, मालवा में औलिकर वंशी यशोधर्मा, ठीक है ना। तो ये भी लोग गुप्त साम्राज्य के लिए घातक साबित हुए और गुप्त साम्राज्य के अधिकांश भागों को इन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में बनाए रखा। हेमचंद्र राय चौधरी यशोधर्मन के पूर्वी भारत के अभियान को गुप्त साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण मानते हैं। इस प्रकार से इन सभी कारणों ने को अगर हम निष्कर्ष रूप से कहें तो मिलकर के गुप्त साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था और अंततोगत्वा उसका पतन हो गया। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करते हुए रमेश चंद्र मजुमदार ने लिखा कि गुप्त साम्राज्य के पतन में उन्हीं परिस्थितियों का योगदान रहा जो इसके पहले मौर्य साम्राज्य को और बाद में मुगल साम्राज्य को धराशायी करने में सहायक रही, ठीक है ना। इसलिए गुप्त साम्राज्य का पतन प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना थी, ठीक है ना। इसके बाद ही भारत के इतिहास का विभाजन हुआ और विकेंद्रीकरण की दिशा में पूरा देश उन्मुख हो गया। अब पूरा भारत छोटे छोटे राज्य में बट चुका था पूर्व मध्यकाल के दौरान। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है और अगली